हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज यूनिट 3 करने वाले हैं। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। आगे चलते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर क्या है? वाटर सबके घर में यूज़ होता है, चाहे इंडस्ट्रियल यूज़ हो, चाहे हाउस होल्ड हो, डोमेस्टिक यूज़ हो, सबके पास यूज़ होता है वाटर। सो बेसिकली वाटर कभी भी ना प्योर नहीं होता। कभी भी वाटर के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती ही हैं। तो इसके कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे सरफेस वाटर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, देन रेन वाटर हो गया। सरफेस वाटर हमें कैसे कैसे मिलता है? लेक से, पॉन्ड, रिजर्वायर्स हो गए, रिवर, सीज। एंड अंडरग्राउंड वाटर के लिए हम वेल, ट्यूबवेल, स्प्रिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हमने बात करी कि वाटर कभी भी प्योर नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हमेशा रहती ही हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह की इम्प्योरिटीज होती है। कॉमन इम्प्योरिटीज जो वाटर की है वो क्या क्या है? सबसे पहले आती है डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज। डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो वाटर में विजिबल नहीं होती इजीली। जैसे कि सॉल्ट्स उसमें डिजॉल्व हो गए, लाइक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स हो गया। देन सम डिजॉल्व्ड गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो होते हैं डिजॉल्व होते हैं, तो वो दिखते नहीं हैं इजीली। देन हमारे पास आते हैं कोलोइडल इम्प्योरिटीज। कोलोइडल इम्प्योरिटीज क्या होती है? ऐसी इम्प्योरिटीज जिनका जो साइज होता है वो 1 and 100 नैनोमीटर के बीच होता है। एंड ये तो ऐसे हैं कि बीच के हैं, मतलब विजिबल भी नहीं कह सकते इनको, हल्के फुल्के विजिबल होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है। एंड लाइक जैसे वाटर में ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, कलर चेंज हो जाता है वाटर का, वो सब किसकी वजह से होता है? कोलोइडल इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। ठीक है। देन आते हैं हमारे पास सस्पेंडेड प्रॉपर्ट इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज क्या होती है? जिनका साइज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, या जिसकी वजह से ये सिंपल क्लियरली विजिबल होती हैं। इनको निकालना भी बहुत आसान है, इसे हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन टेक्निक से निकाल सकते हैं या सेटलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे कैसे होती है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो गई, इनऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर हो जाते हैं, एल्के, प्रोटोजोआ। देन ऑर्गेनिक में हमारे पास वेजिटेबल मैटर हो गया। इनऑर्गेनिक में क्ले, सिलिका, सैंड, ये सब जो मिक्स होता है ये इजीली निकल जाता है फिल्ट्रेशन टेक्निक से, इसलिए इसे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कहते हैं, जो क्लियरली विजिबल होता है। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। वाटर के कुछ ना मेजरेबल फीचर्स होते हैं, तो उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर बोलते हैं। ठीक है, उनको एक बार देख लेते हैं। अ, जैसे सॉल्ट की प्रेजेंस जैसे आयरन एंड मैंगनीज हो गया, वो क्या करता है? कलर चेंज कर देता है वाटर का। प्रेजेंस ऑफ सैंड एंड सिलिट, वो वाटर को टर्बिड बना देता है। सॉल्ट की वजह से ही वाटर का टेस्ट भी चेंज हो जाता है ना? देन सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस से सोपी टेस्ट हो जाता है वाटर का। ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग वेजिटेशन, ये फंजाई वगैरह जो होते हैं वो ऑर्डर चेंज कर देते हैं वाटर का। ठीक है। आगे आगे हम देखते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे वेस्ट वगैरह हो गया, डाइज, केमिकल डाइज। इसमें मेन चीज़ है पीएच। पीएच क्या होना चाहिए? कि आइडियली आइडियली 6.5 से 8.5 के बीच वाटर का पीएच होना चाहिए। ठीक है। एल्केलिनिटी डिटरमाइन करती है एसिडिटी, हार्डनेस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये सब क्या है? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हमारे आ जाते हैं बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी, जैसे एल्गे, फंजाई, पैथोजेंस वगैरह जो वाटर को इम्प्योर बना देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सबसे मेन टॉपिक हमारा, हार्डनेस ऑफ वाटर पे। ठीक है। ये कैसे डिफाइन होता है हार्डनेस ऑफ वाटर? लाइक आपने देखा होगा कि कई बार हम हार्ड वाटर जिसे हम कहते हैं, हार्ड वाटर में जब हम सोप मिक्स करते हैं तो लेदर फॉर्म नहीं होता। ठीक है। सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी को ही हम हार्डनेस कहते हैं। तो हार्ड वाटर में कभी भी सोप कंज्यूम नहीं होता।
उसका रीज़न क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे। सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये मेजर रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है जब भी हम हार्ड वाटर को ट्रीट करते हैं सोप के साथ, तो सोप के अंदर जो सोडियम या मैग्नीशियम पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं वो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने के बाद इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं, जिसका हम अभी देखते हैं रिएक्शन। सेकेंड, ये है इसकी केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर सोप था जिसको हमने हार्ड वाटर, जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीयरेट। सेम ऐसे ही हमने सोप के साथ हार्ड वाटर को रिएक्ट किया तो क्या बन गया, जहाँ पर मैग्नीशियम था मैग्नीशियम स्टेरेट। तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये दोनों जब रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि हार्ड वाटर में होते हैं, तो ये सोप के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन सॉल्ट जो है लेदर फॉर्म नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, आता है 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सो बेसिकली हार्ड वाटर जैसे हमने अभी पढ़ा, वाटर डेट डजेंट फॉर्म लेदर, लेदर फॉर्म नहीं करता हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में जब हम सोप के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा खासा लेदर फॉर्म करता है। हार्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, सॉफ्ट वाटर में कोई सॉल्ट्स नहीं होते। हार्ड वाटर की क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो बहुत ही कम होती है, जबकि क्लीनिंग क्वालिटी सोप की सॉफ्ट वाटर में बहुत अच्छी होती है, इसीलिए कभी भी कपड़े वगैरह सॉफ्ट वाटर में धोने चाहिए। ओविंग टू डिजॉल्व हार्डनेस, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है हार्ड वाटर को बॉईल करने में, वाइल सॉफ्ट वाटर बहुत इजीली बॉईल हो जाता है। ठीक है, बहुत कम टाइम लगता है। आगे आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस के ऊपर। नेक्स्ट हमारी हार्डनेस 2 तरह की होती है, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पररी हार्डनेस। सो टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, टेम्पररी हार्डनेस मेनली बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट इनके कारण होती है। इसका नाम ही टेम्पररी है क्योंकि ये क्या है, इजीली रिमूव हो जाता है, बॉइलिंग करने से ही रिमूव हो जाता है, इसलिए हम इसे टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। कैसे रिमूव होता है, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं इनसॉल्युबल कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करके। ठीक है, ये उसके कुछ रिएक्शन है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हमने बॉईल किया तो कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं परमानेंट हार्डनेस पे। परमानेंट हार्डनेस इसका मतलब है कि ये बहुत ईजिली जो है रिमूव नहीं होता, बॉइलिंग से तो नहीं ही होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होते हैं। यहाँ पर कार्बोनेट का कोई नॉन कार्बोनेट एंड नॉन अल्कलीन हार्डनेस होती है, कार्बोनेट और अल्कलिनिटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। किसकी वजह से होते हैं, डिजॉल्व्ड क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, इनकी वजह से होती है, बॉइलिंग से नहीं ख़त्म होती है। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, केमिकल रिएक्शन कराने की। जैसे केमिकल ट्रीटमेंट हो गया, केमिकल ट्रीटमेंट में हम कौन कौन से प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, देन लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट वगैरह, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लाइम सोडा जियोलाइट मेथड आगे पढ़ेंगे। देन हम लोग आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, ये भी आता है एग्जाम में। टेम्पररी हार्डनेस कैसा होता है, टेम्पररी हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस या एल्कलीन हार्डनेस बोलते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को हम नॉन कार्बोनेट एंड नॉन एल्कलीन बोलते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स की वजह से, जबकि परमानेंट हार्डनेस डिजॉल्व क्लोराइड सल्फेट एंड नाइट्रेट्स की वजह से होती है। टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को हम बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए हमें केमिकल ट्रीटमेंट चाहिए, जिसको लाइम सोडा प्रोसेस या जियोलाइट मेथड भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस क्या है, हमेशा कैलकुलेट की जाती है किसके टर्म्स में, टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हार्डनेस जो होते हैं हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन इसके 2 बड़े रीजंस है कैल्शियम कार्बोनेट को एज अ स्टैंडर्ड चूज करने के, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो नियरली 50, सॉरी नियरली नहीं एग्जैक्टली 50 है।
एंड मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं वो प्रिसिपिटेट हो जाते हैं वाटर ट्रीटमेंट में इसके थ्रू। ठीक है, इसलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को ही कंसिडर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आगे चलते हैं। आगे हम आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। कैलकुलेशन करना सीखते हैं, कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, मेजर कैसे करते हैं हम हार्डनेस को। हार्डनेस को हम मेजर करने के लिए यूनिट्स यूनिट्स नहीं है क्या, एक सेकेंड, यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, ये रही। पहले हम यूनिट्स पे बात कर लेते हैं। हम हार्डनेस को किन किन यूनिट्स में, बेसिकली हम पार्ट्स पर मिलियन में ज़्यादा मेजर करते हैं। 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस। ठीक है, इन 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर। देन हमारे पास आता है मिलीग्राम पर लीटर, mg पर लीटर। ठीक है, एक हमारा होता है डिग्री क्लर्क एंड एक हमारा होता है डिग्री फ्रेंच। ये उसकी कन्वर्जन है। 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, दोनों इक्वल है, इज इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लर्क एंड 0.1 डिग्री फ्रेंच। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान लो कि हमने किसी वाटर सैंपल में कुछ सॉल्ट्स दिए गए हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, है ना, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो इसको CaCO थ्रू की टर्म्स में कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 क्या है हमारा, 50 है। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी एंड एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, एक वाटर सैंपल है जिसके अंदर 248 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट है पर लीटर वाटर में। तो हार्डनेस बतानी है CaCO3 की टर्म्स में। सो वेट ऑफ CaSO4 कितना है, 248। अब हार्डनेस इन टर्म्स बताएंगे तो मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग, हार्डनेस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कैल्शियम सल्फेट, इसका मास 248 मल्टीप्लाइड बाय केमिकल इक्विवेलेंट 50 या 100/2 लिखा है, सेम ही बात है। एंड देन केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस CaSO4 का कितना मास होगा इक्विवेलेंट, 136/2 मीन्स 58। ठीक है, 58, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 182.35। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ FeSO4, मतलब आयरन सल्फेट का कितना मास डिजॉल्व करें जिससे 300 ppm ऑफ हार्डनेस आ जाए पर लीटर में। तो यहाँ पर आयरन का मास दिया हुआ है, सल्फर का भी दिया हुआ है, तो इससे हम बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं इसका। देन हमने मान लिया, लेट करते हैं हम हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का कितना वेट है, x मिलीग्राम, मिलीग्राम में ले रहे हैं हम। ठीक है, देन इक्वेशन लगाएंगे, 300 इज इक्वल्स टू, हमने x माना है, ये 50 आ गया, एंड ये हमारा FeSO4 का मास है। ठीक है, इसे हमने कैलकुलेट किया, हमारा 456 आता है, इजी है, ये हमने देख लिया। देन एक एग्जांपल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये होमवर्क है, एक और एग्जांपल यहाँ पर भी है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मेथड। और इसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल भी किया होगा, प्रैक्टिकल भी होता है इसका। EDTA मेथड, ये मेथड लैब में यूज़ होती है। ठीक है, इसका हम प्रिंसिपल अगर बोलें तो EDTA एक चिलेटिंग एजेंट है। ठीक है, इसमें कैल्शियम+2 और मैग्नीशियम+2 आयंस के साथ स्टेबल सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है EDTA का। इसमें क्या करते हैं हम, टाइट्रेशन करते हैं। और वो सबसे मेन चीज़, इंडिकेटर कौन सा यूज़ होता है, इंडिकेटर यूज़ होता है EBT। EBT की फुल फॉर्म एरिक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, एरिक्रोम ब्लैक टी यूज़ होता है अराउंड 10 पे EBT मेटल आयंस के साथ
10 pH पे ईबीटी जो होता है वो मेटल आयंस के साथ रेड कलर देता है। जब सारे आयंस ईडीटीए से रिएक्ट कर जाते हैं, ईबीटी फ्री हो जाता है और ब्लू कलर दिखाता है। तो वो हमारा एंड पॉइंट होता है, ब्लू कलर ड्यू टू फ्री ईबीटी, वो हमारा एंड पॉइंट होता है। इसके प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ये तो सिंपल मैं बता देता हूँ। 50 ml वाटर का सैंपल लेना होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वाटर। उसमें बफर सॉल्यूशन ऐड करा जाता है। बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं 10 ml। बफर सॉल्यूशन किसका होता है? NH4Cl एंड NH4OH का जो मिक्सचर होता है उसे हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी यूज़ करते हैं, ठीक है। 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी डालते हैं, जिससे रेड वाइन कलर आ जाता है। रेड वाइन कलर आ गया, उसके बाद हम टाइट्रेट करते हैं जब तक एक ब्लू कलर, क्लियर ब्लू कलर ना आ जाए। वहाँ हमारा एंड पॉइंट हो जाता है। देन हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए लेट्स से हमने V1 ml यूज़ करा ईडीटीए का, ठीक। टाइट्रेट हमने कितना करा था? 50 ml हमने लिया था उस टाइम, अननोन हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड, ठीक है। तो हमने मान लिया वॉल्यूम, इसका आगे देखते हैं हम, यहीं पर होगा, ठीक है। अ, ठीक है, मान लिया हमने कि V1 ml हमने लिया, V1 को हम मान लेते हैं कि हमने इतना ml EDTA यूज़ करा 50 ml सैंपल में। तो 1 ml EDTA के लिए हम XmgCaCO3 यूज़ करते हैं। तो टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला जो होता है हमारा V1 मल्टीप्लाइड बाय X, यहाँ पर है नहीं है, तो टोटल हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है V1 मल्टीप्लाइड बाय X मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि हमने 50 ml वाटर लिया था, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। 250 ml ऑफ वाटर सैंपल था, ईडीडीए टाइट्रेशन किया ईबीटी के साथ, ठीक है। 13 ml ऑफ 0.022 एन ईडीटीए, जिसमें एंड पॉइंट मिल गया हमें। तो कैलकुलेशन करना है हार्डनेस ऑफ वाटर का, टोटल हार्डनेस हमें निकालनी है। यहाँ पे हार्डनेस हमें पता है दो तरह की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। तो टोटल हार्डनेस का मतलब है टेम्परेरी और परमानेंट दोनों प्लस करके बताया जा रहा है। अगर हमसे सिर्फ टेम्परेरी पूछा जाए तो हम उसमें से टोटल में से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देंगे। ये हम अभी करके दिखाते हैं। 1 ml ऑफ 0.0 m EDTA इक्वल है 1 mg ऑफ CaCO3 के। तो 13 ml के लिए ये फॉर्मूला बनेगा 13 ml ऑफ 0.022 मोलैरिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी यूज होगा, सॉरी, यहाँ पे है ना। तो दिस अमाउंट ऑफ हार्डनेस इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ वाटर। तो 1 लीटर के लिए हम 1 लीटर के लिए जब हम निकालेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो हमारा आ गया 114.4 ppm हार्डनेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 ml ऑफ सैंपल ऑफ वाटर, जिसमें 15 ml ऑफ 0.0 मोलैरिटी वाला EDTA आया। टाइट्रेशन करी हमने EBT के साथ सेम। तो हमें पता है 1 ml ऑफ इक्वल होगा 1 mg के, ठीक है। टोटल हार्डनेस निकालनी है। 100 ml ऑफ वाटर सैंपल में कितना है, 50 ml ऑफ EDTA यूज़ हुआ है। तो 50 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ हुआ होगा हार्डनेस के लिए। तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आया, 150 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारी कितनी आई, टोटल हार्डनेस। अब हमें क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस बतानी है तो हमें पहले परमानेंट निकालनी पड़ेगी और उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाद में। परमानेंट निकालने का क्या फॉर्मूला था, 100 ml में 8 ml ऑफ 0.01 EDTA यूज़ हुआ, यानी 8 mg ऑफ CaCO3। तो 1 लीटर के लिए कितना आया, 80 मिलीग्राम पर लीटर। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट, ये हमारा आ गया 70, ठीक है।
ये खुद से कर लेना, होमवर्क में सॉल्यूशन दिया हुआ है, चेक कर लेना एक बार। फोर्थ क्वेश्चन भी, फिफ्थ भी, मैं इतना ज़्यादा नहीं कराना चाहता। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एल्केलिनिटी के ऊपर। ओके, सो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एल्केलिनिटी। एल्केलिनिटी ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है। ठीक है, एल्केलिनिटी का मतलब क्या होता है? एल्केलिनिटी का मतलब होता है वाटर की एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द एसिड। मतलब एक वाटर के अंदर, वाटर सैंपल के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो, उसके अंदर अगर हम कोई एसिड डालें तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ये बेसिकली तीन आयंस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। ये इन तीनों पे डिपेंड करती है। टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से होता है एंड कॉस्टिक एल्कलिनिटी इस इन दोनों की वजह से होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, यही तीन मिलके एल्कलिनिटी भी डिसाइड करते हैं। सो अगर इनमें से कोई भी वाटर में प्रेजेंट है तो वो एल्कलिन नेचर दिखाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, वाटर बन गया। ठीक है, कार्बोनेट को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, बाइकार्बोनेट बन गया। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रो वाटर और CO2। ठीक है, ये बन जाता है। यही, इसी को हम एल्कलिनिटी कहते हैं। इसके प्रोसीजर पे चलते हैं। सबसे पहली बात ये, एक तो आ जाता है कि ये पढ़ना क्यों जरूरी, कई बार हो सकता है पूछ ले वाई स्टडी एल्कलिनिटी। तो ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एल्केलिनिटी जो होती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है बॉयलर में, कोरोजन कर देती है। ठीक है, स्केलिंग में प्रॉब्लम आती है। अगर एल्केलिनिटी ज़्यादा होती है तो NaOH फॉर्म होता है, मेटल अटैक हो सकता है। ठीक है, और अगर कम हुई तो वाटर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी। तो एल्केलिनिटी क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए एक लेवल पे है। इसका भी प्रैक्टिकल होता है वैसे। इसमें क्या करते हैं, 100 ml ऑफ वाटर सैंपल लेते हैं हम, टाइट्रेशन फ्लास्क में 2-3 ड्रॉप क्या करते हैं, फेनोप्थेलिन इंडिकेटर की डालते हैं। इंडिकेटर इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, फेनोप्थेलिन यूज़ होता है एंड मिथाइल ऑरेंज भी यूज़ होता है इसमें। फेनोप्थेलिन का पीएच कहाँ होता है, 8.3 के अराउंड। कलर क्या होता है, पिंक से कलरलेस हो जाता है ना। तो इसकी एक बार इसमें है, ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जब हम एसिड टाइट्रेशन करते हैं इसका, बेसिकली वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं तो रिएजेंट क्या क्या यूज़ करते हैं हम, सल्फरिक एसिड या फिर HCl भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। इंडिकेटर्स मैंने बता दिए, फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं। फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल मिथाइल ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं। फेनोल्फथालीन का कलर क्या होता है, पिंक से कलरलेस। प्रिंसिपल क्या है इसका, वाटर में प्रेजेंट जो होता है हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयंस, वो ग्रेजुअली रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, है ना। एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ये सब। रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड पहले हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट आयन पे रिएक्ट करता है, फिर बाइकार्बोनेट पे रिएक्ट करता है। तो अगर हम फेनोल्फथालीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका पीएच 8.3 के अराउंड होता है। यहाँ लिखा नहीं है कहीं, पीएच 8.3 के अराउंड होता है, 8.3 के अराउंड होता है ना। और कलर क्या होता है, पिंक से कलरलेस। एंड ए पॉइंट क्या होता है, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट न्यूट्रलाइज होने पे आता है। जब हम मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का पीएच कितना होता है, 4.5 के अराउंड। तो इसका कलर कैसा होता है, येलो से लेकर के, येलो से इसका कलर हो जाता है ऑरेंज, है ना। ये बाइकार्बोनेट का एंड पॉइंट दिखाता है न्यूट्रलाइजेशन का। तो टाइट्रेशन में दो स्टेजेस होते हैं। पहला होता है पिंक वेनिस होने तक फेनोल्फथालीन एंड पॉइंट, एंड देन होता है ऑरेंज कलर आने तक मिथाइल ऑरेंज का एंड पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं, कैलकुलेशंस हैं इनकी। ठीक है, अगर हम 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं फेनोल्फथालीन एंड पॉइंट के लिए, V1 ml ऑफ N/50H2SO4 यूज़ किया हमने, तो N1V1 इक्वल टू N2V2 वाला फॉर्मूला ही लगता है यहाँ पर भी। उससे हम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं।
पी और एम के बारे में समझते हैं। सिंपल चीज़ है। पी का मतलब होता है फिनोल्फथैलीन का एंड पॉइंट। मतलब जब हाइड्रोक्साइड और हाफ कार्बोनेट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो फिनोल्फथैलीन का एंड पॉइंट आता है। एंड एम का मतलब है मिथाइल ऑरेंज का एंड पॉइंट। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आती है। टाइट्रेशन का पहला पार्ट क्या बनाता है? पी बनाता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट एम बताता है। इसका जो रेशियो है वो डिसाइड करता है कि कौन कौन से आयंस जो है वो वाटर सैंपल में प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे फेनोल्फथैलीन का एंड पॉइंट आ गया, मतलब ओ एच माइनस टाइट्रेट हो गया, ठीक है। और बाकी सब क्या होते हैं? वो मिथाइल ऑरेंज से टाइट्रेट होते हैं। तो अगर P इक्वल्स टू ज़ीरो है ना, P इक्वल्स टू ज़ीरो यानी सिर्फ कौन सा है? बाइकार्बोनेट ही प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। फिनोल्फथैलीन में कोई कलर नहीं आता इस टाइम पे, फिनोल्फथैलीन में कोई कलर नहीं आया, यानी हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट एब्सेंट है, सिर्फ बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। जब P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम होता है तब हमारा हाफ एसिड फिनोल्फथैलीन तक यूज हुआ, और हाफ हमारा, इसका मतलब हाफ ऑफ CO3 न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। तो ओनली CO3 2 इज प्रेजेंट, ठीक है, बाकी सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अगर P इज ग्रेटर देन, P इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ एम, है ना, P इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ एम, तो उस टाइम हमारा क्या होता है? हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट, है ना। यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्साइड, इन दिस केस बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। मिस मिस टाइप हो गया है क्या? ठीक है, ये टेबल डिसाइड करती है कि हमारा आयन कौन कौन से प्रेजेंट है। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। तुम्हें इतना याद रखना है, अगर फिनोल्फथैलीन में कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। अगर फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों सेम है तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। और अगर फिनोल्फथैलीन आधा है मिथाइल ऑरेंज का तो सिर्फ कार्बोनेट प्रेजेंट है। बाकी बीच में तो मिक्स केसेस आते रहते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल पे चलते हैं, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें क्या है? 50 ml ऑफ सैंपल लिया हमने वाटर का, जो रिक्वायर्ड है 5 ml ऑफ N/50H2SO4 में, जहाँ पर हमने मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर यूज़ किया। और फिनोल्फथैलीन ने कोई कलर नहीं दिया, मतलब अभी हमने देखा था जब फिनोल्फथैलीन कोई कलर नहीं देता तो P क्या होता है? ज़ीरो। और अगर P ज़ीरो है तो सिर्फ कौन सा प्रेजेंट होगा? हाइड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा। तो हमें एल्केलिनिटी निकालनी है, देखते हैं कैसे करेंगे। 50 ml ऑफ वाटर सैंपल में 5 ml ऑफ N/50H2SO4 लिया, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे ये N1V1 माइनस N2V2 वाला फॉर्मूला यूज करके। नॉर्मेलिटी हमारी कितनी आई? 1/50 N और 1/500। तो स्ट्रेंथ निकालेंगे तो स्ट्रेंथ के फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना है CaCO3 का? 50। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एल्केलिनिटी कितना आया? 100 ppm। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। यहाँ पर हमने 200 ml ऑफ वाटर सैंपल लिया जिसे टाइट्रेट किया। फिनोल्फथैलीन एंड पॉइंट हमारा मिल गया, और 10 ml ऑफ एसिड जो है हमें एक्स्ट्रा लगा। जो हमने दूसरा 200 ml ऑफ सैंपल लिया वहाँ पर 10 ml ऑफ एसिड एक्स्ट्रा लगा हमारा मिथाइल ऑरेंज से एंड पॉइंट निकालने में। ठीक है, तो यहाँ पर किस टाइप की एल्केलिनिटी है, मतलब एल्केलिनिटी किस आयन की वजह से है और कितना उसका मैग्नीट्यूड है, ये हमें बताना है। तो फेनोल्फथैलीन टाइट्रेशन पी, वो रिस्पॉन्ड करा 10 ml के साथ, पहले एसिड 10 ml के साथ, और मिथाइल ऑरेंज ने भी रिएक्ट करा 10 ml के साथ, है ना। तो पी और एम क्या है? बराबर है। पी और एम जब बराबर होते हैं तब हमने देखा था, इस केस पर आते हैं अभी। देखो, जब हमने पी और एम बराबर करा तो कौन सा आयन प्रेजेंट है? सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। तो एल्केलिनिटी किसकी वजह से आएगी? हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से आएगी, इतना हमें पता चल गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेम N1V1 N2V2 फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देन हम स्ट्रेंथ निकालेंगे।
स्ट्रेंथ निकाल ली। स्ट्रेंथ में हमें पी कितना मिला, 50 ppm, और एम भी कितना होगा क्योंकि पी और एम दोनों बराबर है, 50 ppm। ठीक है, तो एल्केनिटी कितनी आई, 50 ppm। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये वाला तुम्हें खुद से कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़ में अगर ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होता है वो स्टीम जनरेशन के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होता है ना, उसका डिसएडवांटेज, डाइंग वगैरह ये सब नहीं हो पाता इजीली। देन स्टीम जनरेशन जो होता है बॉयलर्स में, हार्ड वाटर जो होता है बॉयलर्स के अंदर वो क्या करता है, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, बॉयलर कोरोजन, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, प्राइमिंग एंड फोमिंग, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सब कॉज करता है। इससे हमें कैसे निपटना ये भी हम देखेंगे। ठीक है, देन हमारा ड्रिंकिंग यूज, डोमेस्टिक यूज़ हो गया। डोमेस्टिक यूज़ में हमारा क्या क्या आ जाता है, डोमेस्टिक यूज़ करा, ड्रिंकिंग के यूज़ में आ जाता है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर जो होता है वो बेटर टेस्ट करता है हार्ड वाटर से, और हार्ड वाटर में इम्प्योरिटीज़ भी ज़्यादा होती है तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। देन कुकिंग, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हार्ड वाटर का ज़्यादा होता है तो ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है, वो भी एक कॉज है। देन हमारा बाथिंग एंड वॉशिंग के लिए भी हार्ड वाटर फोम नहीं बनाता सोप के साथ, तो जब लेदर फॉर्म नहीं होता तो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से नहीं आती है, तो वो भी इफ़ेक्ट करता है। आगे चलते हैं हम बॉयलर प्रॉब्लम्स के ऊपर। इसके ऊपर से क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही, स्केल स्लज फॉर्मेशन पे आएगा चाहे प्राइमिंग फोमिंग पे आएगा। ठीक है, तो बॉयलर में क्या होता है, जब हम अब हमने हार्डनेस और एल्कलिनिटी दोनों वाटर में बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, बॉयलर के अंदर एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उसे बॉयलर ट्रबल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हार्डनेस, बॉयलर फीटर वाटर के लिए कितना होना चाहिए हार्डनेस, 0.2 ppm से कम होना चाहिए। कॉस्टिक एल्कैलिनिटी 0.15 से 0.45 के बीच होनी चाहिए। सोडा एल्कैलिनिटी जो कि इसकी वजह से होती है इसके बीच होनी चाहिए। अगर एक्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन सब में, ये एक्सेस में हो जाता है तो क्या क्या आती है, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन हो जाता है, बॉयलर कोरोजन होने लगता है, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट एंड प्राइमिंग एंड फोमिंग। सबसे पहले हम स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, स्केल क्या होता है, हार्ड क्रिस्टलिन डिपॉजिट होता है। ठीक है, जो बॉयलर के अंदर ट्यूब वॉल्स पे चिपक जाता है, मोस्टली किसकी वजह से होता है, ये हमारा होता है सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है, CaCO3 एंड CaSO4, CaSO4 इसकी वजह से होता है, ट्यूब की वॉल्स पे चिपक जाता है ये। तो ये क्या करता है, स्केल हीट ट्रांसफ़र जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है, तो बॉयलर मेटल जो होता है वो ओवर हीट करने लग जाता है और बर्स्ट भी कर जाता है कभी कभी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं, इनर वॉल्स के ऊपर जो होता है। एंड स्लज की बात करें तो स्लज क्या होता है, सॉफ्ट लूज, है ना, बहुत ही सॉफ्ट स्लिमी लूज डिपॉजिट होता है, जो कि लो सॉल्युबिलिटी सॉल्ट्स हो गए है ना, उनकी वजह से होता है, लो सॉल्युबिलिटी सॉल्ट्स जो होते हैं उनकी वजह से फॉर्म होता है। स्लज हीट के नीचे सेटल हो जाता है और अनइवन हीटिंग कॉज करता है। ये रहा स्लज। स्लज कैसा होता है, सॉफ्ट स्लिमी लूज प्रिसिपिटेट होता है इनर वॉल्स के ऊपर। इसका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, इन सब की वजह से होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, अनइवन हीटिंग होती है। दे कैन बी रिमूव्ड ईजिली, इसको हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं वायर ब्रश का यूज़ करके। प्रिवेंशन, स्लज फॉर्मेशन कैसे ना हो। ठीक है, स्लज फॉर्मेशन कैसे ना हो वो कैसे होता है, सॉफ्ट वाटर का यूज़ करने से। ठीक है, ब्लो डाउन ऑपरेशन करने से। डिसएडवांटेज क्या है स्लज फॉर्मेशन की, पुअर कंडक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हीट की जो एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एक्सेसिव स्लज फॉर्मेशन जो होता है बॉयलर को काम करना भी रोक सकता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। स्केल, स्केल का हमने बात करा। स्केल क्या होता है? हार्ड क्रिस्टलिन डिपॉजिट होता है जो बॉयलर के पाइप की जो वॉल्स होती हैं ट्यूब की, उसके अंदर चिपक जाता है। ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट की वजह से, एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से। ये दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारा लूज सस्पेंडेड वाटर है स्लज के अंदर, ठीक है। ये दोनों वाटर है और उसके ऊपर कोटिंग है। ये कोटिंग जो है किसकी है? ये स्केल है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? बॉयलर की वॉल पे जब कोटिंग आ गई तो ओवरहीट हो जाता है और बस्ट भी कर सकता है। स्केल एंड स्लज के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। स्लज जो होता है सॉफ्ट होता है, स्केल हार्ड होता है। स्लज कोल्डर पोर्शन पे फॉर्म होता है और ये हमारा हीटेड पोर्शन पे फॉर्म होता है। स्लज किसकी वजह से होता है? कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। स्केल किसकी वजह से होता है? कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक है। दे आर नॉन एडरेंट डिपॉजिट, कैन बी इजिली रिमूव्ड। और इसको रिमूव करने के लिए उसे ये बहुत मुश्किल से रिमूव होता है, ठीक है। स्लज क्या करता है? एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर कम कर देता है और कम डेंजरस होता है, जबकि ये भी एफिशिएंसी कम कर देता है, पर ये एक्सप्लोजन भी कर सकता है। हमने देखा था हीट ट्रैप की एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ये ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव करा जा सकता है, ये भी ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव करा जा सकता है, पर इसमें थोड़ी मुश्किल आती है स्केल रिमूव करना। स्केल रिमूव स्केल रिमूव करना, ठीक है। स्केल रिमूव कैसे होता है? लूजली एदरिंग स्केल कैन बी रिमूव्ड बाय अदर स्क्रैपर और वायर ब्रश, ठीक है। ब्रिटल स्केल जो होती है उसे थर्मल शॉक से भी, हीटिंग वगैरह से उसे हटा सकते हैं। पर जो हार्ड होते हैं उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? केमिकल का यूज़ करना पड़ता है, केमिकल प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या 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 होते हैं स्केल फॉर्मेशन के? वेस्टेज ऑफ फ्यूल होता है, ठीक है। बॉयलर सेफ्टी कम हो जाती है। स्केल फॉर्मेशन के हम क्या क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इंटरनल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इंटरनल ट्रीटमेंट में हमारे क्या दो मेथड्स हैं, केमिकल एंड फिजिकल। केमिकल मेथड्स में आता है हमारा कार्बोनेट, फोस्फेट, कैल्गन एंड कैल्गन कंडीशनिंग, फोस्फेट कंडीशनिंग, कार्बोनेट कंडीशनिंग एंड NaOI2 कंडीशनिंग। जिसमें फिजिकल मेथड्स में हमारा रेडियोएक्टिव कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कोलोइडल कंडीशनिंग आती है, जिसमें से हमारा फोस्फेट एंड कैल्गन इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देन हमारा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की बात करें तो ये हमारा लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस, तीन प्रोसेस होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट के ऊपर, जिसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट की, जिसमें ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? बॉयलर के अंदर सूटेबल केमिकल्स को ऐड करते हैं जो कि उसके अंदर डिजॉल्व फॉर्म में होता है वाटर में, जिसकी वजह से कोई हार्म कॉज नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं केमिकल मेथड्स में। सबसे पहले आता है हमारे पास कार्बोनेट कंडीशनिंग। कार्बोनेट कंडीशनिंग जो मेथड है वो मेनली लो प्रेशर बॉयलर्स में यूज़ होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट को हम ऐड कर देते हैं बॉयलर वाटर में, जिससे क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इजीली स्लज के फॉर्म में सेटल हो जाते हैं, है ना, लूज स्लज के फॉर्म में सेटल हो जाते हैं, जिसको हम ब्लो डाउन मेथड से बाद में रिमूव कर सकते हैं इजीली, है ना। ये हमने जैसे हार्ड स्केल था, इसमें हमने रिएक्शन कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ, लूज स्लज फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फॉस्फेट कंडीशनिंग के ऊपर, ठीक है। फॉस्फेट कंडीशनिंग, इसमें क्या होता है? ये हम कब यूज़ करते हैं? मीडियम एंड हाई प्रेशर बॉयलर्स में, ठीक है। मीडियम एंड हाई प्रेशर बॉयलर्स में यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या ऐड करते हैं? सोडियम फोस्फेट। यहाँ हम सोडियम फोस्फेट ऐड करते हैं। ये क्या करता है? हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट जो होते हैं उनको इनसॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम फोस्फेट में कन्वर्ट कर देता है ना। जिससे क्या होती है? बाद में हम
फॉस्फेट सॉल्ट्स जो होते हैं उनको हम प्रिसिपिटेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा आता है कि फॉस्फेट कंडीशनिंग जो होती है वो हमेशा कार्बन कंडीशनिंग कार्बोनेट कंडीशनिंग से बेटर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें तो एक तो हम पीएच कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, स्केल जो होता है वो सॉफ्ट बनता है, ब्लो डाउन मेथड से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। इसका ये आपको पीवाईक्यूज में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। पीवाईक्यू आपको कहाँ मिलेंगे? पीवाईक्यू आपको मिलेंगे हमारे प्रीमियम बंडल में। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैल्गन कंडीशनिंग के ऊपर। कैल्गन कंडीशनिंग क्या होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्गन का केमिकल नेम जो होता है ना, वो होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। एक सेकेंड। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसको हम कैल्गन कहते हैं। ठीक है। इसको ऐड करा जाता है बॉयलर वाटर में, जिसकी वजह से स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन नहीं होता। कैल्गन क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है स्केल फॉर्मिंग इम्प्योरिटीज को हाईली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है वो सीक्वेस्ट्रेशन कहलाता है, आयन कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से। देन हमारा आता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कंडीशनिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये मेथड एक कॉम्बो की तरह काम करता है। ये इम्प्योरिटीज को क्या करता है? कोगुलेट करता है, और एट द सेम टाइम कोरोजन से भी बचाता है। ठीक है। यहाँ पर हम केमिकल कौन सा यूज करते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट, ये यूज करते हैं हम। गैलेंट गैलेटिनस जो प्रिसिपिटेस जो बनता है, ये क्या करता है? इम्प्योरिटीज को ट्रैप करता है, ये इम्प्योरिटीज को ट्रैप करता है। और NaOH क्या करता है? बॉयलर वाटर का पीएच थोड़ा एल्कलीन रखता है, जिससे कोरोजन नहीं होता। ठीक है। NaOH क्या करता है? कोरोजन होने से बचाता है। दोनों काम करते हैं ये। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बॉयलर कोरोजन। नेक्स्ट मेजर इशू हमारा आता है बॉयलर कोरोजन, मतलब मेटल सरफेस का रस्ट या केमिकल अटैक। इट इज डिफाइंड द डिके और डिस इंटीग्रेशन ऑफ बॉयलर मटेरियल। ठीक है। किस किस वजह से हो सकता है ये? एसिड फॉर्मेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है। इसका ये प्रोसेस है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम? प्रिवेंशन करने के लिए डी एरेशन कर सकते हैं हम, वाटर को हीट करके ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। इसमें है मेथड्स। फर्स्ट मेथड कहाँ गया? एक तो ये है जो मैंने अभी बताया, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हम हीट करके वाटर को ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। एक हमारा प्रोसेस है डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके, डीएरेशन हो जाता है यहाँ पे। देन एक हमारा होता है पीएच मेंटेन करके। अगर हम पीएच को मेंटेन करें 8.5 टू 9 की रेंज में, 8.5 टू 9 की रेंज में। ठीक है। उससे क्या होता है? एसिडिटी जो होती है वाटर की वो हट जाती है, एसिड फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। डीएरेशन, मैकेनिकल डीएरेशन, ये प्रोसेस क्या होता है? वाटर का स्प्रे करते हैं प्रीहीटेड स्लैग्ड इन टावर। इससे क्या होता है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। हाई टेम्परेचर एंड वैक्यूम से अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्राइमिंग के ऊपर। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है प्राइमिंग एंड फोमिंग। तो पहले हम प्राइमिंग की बात करते हैं। प्राइमिंग क्या होता है? जब स्टीम के साथ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी कैरी होती है। इंक्रीज इन स्टीम एंड डिमांड, देन वाटर ड्रॉपलेट्स भी कैरी होती है स्टीम के साथ। और क्यों होता है ये? हाई वेलोसिटी और इम्प्रॉपर लेवल की वजह से होता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमिंग कहते हैं। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमिंग। ये किसकी वजह से होता है? अभी मैंने बताया हाई वेलोसिटी की वजह से होता है।
प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेबल क्वांटिटीज ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, बॉइलिंग, सडन बॉइलिंग की वजह से भी होता है। इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? रैपिड चेंज इन स्टीम वेलोसिटी कंट्रोल करके, ठीक है, प्रॉपर बॉयलर डिज़ाइन, लो वाटर लेवल, ठीक है, कोई इम्प्योरिटीज सस्पेंडेड ना हो वाटर के अंदर, है ना, और टाइम टू टाइम ब्लो ऑफ प्रोसेस करके, जिससे इम्प्योरिटीज जो होती है वो बॉयलर में ना रहे। देन हम आते हैं फोमिंग के ऊपर। फोमिंग प्रोसेस क्या होती है? बबल फॉर्मेशन, वाटर सरफेस के ऊपर जो बबल फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं फोमिंग। ये किसकी वजह से होता है? ऑयल हो गया, सोप हो गया, है ना, ऑयल्स हो गए, सोप हो गया, इन सब की वजह से होता है ये। फोम जो होता है वो बॉयलर से बाहर आ जाता है और इक्विपमेंट को क्या कर देता है? चोक कर देता है, इक्विपमेंट को चोक कर देता है। इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर ब्लो डाउन एक तो यूज़ करा जाए, जो हमने पिछले प्रोसेस में भी यूज़ करा। ऑयल रिमूवर कर सकते हैं हम, है ना, एंटी फोमिंग एजेंट्स ऐड कर सकते हैं, कास्टर ऑयल हो गया, है ना, सिलिसिक एसिड हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट के ऊपर। ये भी 2 नंबर में पूछ लेता है, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। तो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट ये होता है जब बॉयलर में ज़्यादा सोडियम कार्बोनेट होता है। जब बॉयलर में ज़्यादा सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो जाए तो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट होता है। ये क्या करता है? हाई टेम्परेचर पे NaOH में कन्वर्ट हो जाता है ना, हाई टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो गया NaOH में। फिर ये क्या करता है? NaOH मेटल के ग्रेन बाउंड्रीज में घुस के क्रैक्स क्रिएट कर देता है। मेटल में क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, किसकी वजह से? सोडियम फेरोएट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम फेराइट, ये भी दोनों फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैक होता है। मेटल जो होता है वो ब्रिटल हो जाता है ना। तो इससे क्या करता है? बॉयलर जो होता है वो लीक कर सकता है, बर्स्ट भी कर सकता है। इसके प्रिवेंशन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? टैनिन और लिग्निन, उसको हम बॉयलर वाटर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट मिनट क्रैक्स से प्रिवेंट करता है। देन हम क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट के बदले हम सोडियम फॉस्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं, पीएच को कंट्रोल में रख के प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, पीएच कंट्रोल कर सकते हैं सोडियम फॉस्फेट का यूज़ करके। और इनहिबिटर्स भी हम ऐड कर सकते हैं, है ना। अब हम आ गए हैं वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स में एक्सटर्नल ट्रीटमेंट प्रोसेस के ऊपर। वाटर सॉफ्टनिंग का हमने पहले ही एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। वाटर सॉफ्टनिंग क्या होती है? हार्डनेस रिमूव करना वाटर से, ठीक है। तो 2 तरह की हमने हार्डनेस पढ़ी, टेम्परेरी एंड परमानेंट, है ना, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस पढ़ी, जिसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल हम पढ़ चुके हैं, कंडीशनिंग वगैरह अभी हम पढ़ के आए। देन हम मूव करते हैं एक्सटर्नल के ऊपर, जिसमें 3 प्रोसेस है, लाइम सोडा, जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लाइम सोडा प्रोसेस के साथ। लाइम सोडा प्रोसेस, इस प्रोसेस का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को ऐड करके हार्डनेस कॉजिंग आयंस जो होते हैं उसको हम इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो लाइम से रिमूव हो जाती है और परमानेंट हार्डनेस सोडा से रिमूव हो जाती है, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। मतलब क्या, लाइम जो होता है वो रिमूव करता है बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है, और सोडा रिमूव कर देता है क्लोराइड और सल्फेट, जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इसकी, ये केमिकल रिएक्शन है टेम्पररी हार्डनेस में, ठीक है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, और जब हम MgOH ऐड करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जब हम ऐड करते हैं, सॉरी, जब हम, सेम ही है ना, ये होता है हमारा टेम्पररी हार्डनेस निकालने का। देन हम आते हैं परमानेंट हार्डनेस पे। परमानेंट हार्डनेस में जब हम सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाती है, ठीक है।
मूव करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि किसी भी उसमें लाइम रिक्वायरमेंट कितनी होगी एंड सोडा की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो जब हम लाइम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो 100 पार्ट्स बाय मास आर इक्विवेलेंट टू 74 पार्ट्स बाय मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग वाटर कितना होता है? 74/100। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कैल्शियम +2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर ऑफ मैग्नीशियम प्लस परमानेंट mg प्लस। तो बेसिकली यहाँ रहेगा 74/100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सोडा वाले में 1/100/6/100 से। ठीक है, प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। लाइम सोडा प्रोसेस दो तरह की होती है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस एंड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है। तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में इंटरमीडिएट कंटिन्यूस दो तरह के होते हैं, ये भी इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस दो तरह के होते हैं। कोल्ड प्रोसेस एंड हॉट प्रोसेस। कोल्ड प्रोसेस को क्या करते हैं हम? बैच प्रोसेस भी बोलते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है। एक स्लो प्रोसेस होता है बहुत ही। देन इसकी एफिशिएंसी जो है हमारी 50 to 60% होती है। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है क्या? ठीक है। एफिशिएंसी कितनी होती है? 50 to 60%। बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हॉट। हॉट हॉट वाले में क्या होता है? हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है। पीपीटी इजीली रिमूव हो जाता है। ये इसका डायग्राम है। एडवांटेजेस ऑफ हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। क्या क्या एडवांटेजेस है? रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, अभी मैंने बताया। हाई टेम्परेचर की वजह से केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी होते हैं। कोगुलेंट की ज़रूरत नहीं होती। केमिकल भी बहुत कम लगते हैं। वाइस्कोसिटी जो होती है वाटर की, वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन भी बहुत आसान हो जाता है। पीपीटी जो होती है वो बहुत इजीली रिमूव हो जाती है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। तो इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड बताना है। अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड 50,000 लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर, जिसके अंदर ये सारे आयंस प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा आयन हार्डनेस कॉज करेगा, कौन सा नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल है। जिस जिस आयन के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, जैसे ये कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट है, सिर्फ वही हार्डनेस कॉज करते हैं। बाकी कुछ भी हार्डनेस कॉजिंग नहीं है। यानी ये भी हार्डनेस कॉज नहीं करेगा, ये भी हार्डनेस कॉज नहीं करेगा। जैसे ये लिखा है ना, डजंट इम्पार्ट हार्डनेस, इसीलिए। बाकी सबके लिए हम क्या करेंगे? उसका CaCO3 इक्विवेलेंट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला याद होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम जो हार्डनेस कॉज कर रहा है, ठीक है, उसका। इजी है। उसके बाद हम देखते हैं, ये एक तुम्हें यहाँ पर आ रहा होगा, ये L2LSL+S, ये सब क्या है? इसका मतलब होता है बेसिकली कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी होगी। एल का मतलब लाइम, एस का मतलब सोडा। तो लाइम की रिक्वायरमेंट होगी या सोडा की रिक्वायरमेंट होगी, या दोनों की रिक्वायरमेंट होगी? लाइम की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब टेम्पररी हार्डनेस हो। टेम्पररी हार्डनेस यानी जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होता है तो टेम्पररी हार्डनेस होती है। तो यहाँ पर क्या होगी? टेम्पररी हार्डनेस यानी लाइम रिक्वायर्ड। यहाँ पर भी टेम्पररी हार्डनेस यानी लाइम रिक्वायर्ड, बट लाइम 2L का क्या मतलब हुआ? दो लाइम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। क्यों? एक तो कार्बोनेट के लिए यूज़ होगा, दूसरा मैग्नीशियम के लिए यूज़ होगा। ठीक है। देन सोडा। सोडा कब यूज़ होता है परमानेंट हार्डनेस में? जब क्या होती है, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, ये सब होता है तो परमानेंट हार्डनेस होती है। इसमें भी परमानेंट, इसमें भी परमानेंट।
एंड इसमें भी, इसमें तो खैर हो गई नहीं, है ना, इन दोनों में परमानेंट हार्डनेस होगी, तो यहाँ एस, यहाँ पर एल प्लस एस, क्योंकि मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम को हटाने के लिए हमें लाइम चाहिए, देन क्लोराइड हटाने के लिए हमें सोडा चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। और एल माइनस एस कब यूज होता है, ऐसे एल माइनस एस भी आता है, एल माइनस एस तब यूज होता है जब वाटर में एक्सेस में बाइकार्बोनेट आयन हो, है ना, तब हम कंपेयर करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम से, तो एल माइनस एस यूज होता है, लाइम थोड़ा सेव हो जाता है। आगे चलें तो अगर मैं शॉर्टकट बता दूं एक, तो जब भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के में क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एल यूज होता है। देन मैग्नीशियम वाले में 2L यूज होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट वाले में। कैल्शियम कार्बोनेट में एल यूज होता है। देन मैग्नीशियम कार्बोनेट में 2L यूज होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में भी 2L यूज होता है। देन आता है हमारा कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड, वहाँ पर एस यूज होता है। एंड मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड, उसमें हमारा एल प्लस एस यूज होता है। ठीक है, सिंपल है। अब हम मूव करते हैं लाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, लाइम रिक्वायर्ड में कभी भी हम लाइम रिक्वायर्ड निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, 74/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट थे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 टाइम्स मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम वाले में 2 टाइम्स लाइम यूज़ किया, प्लस MgCl2। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था, 50,000। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा इतना आ जाएगा 17.311 kg हमारा लाइम रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वाटर सैंपल में, कैल्शियम 20, मैग्नीशियम 18 ppm है। ठीक है, HCO3 इतना है, SO4 इतना है। ठीक है, सल्फेट आयन। अब यहाँ पर हमें लाइम और सोडा कितना रिक्वायर्ड होगा ये बताना है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट, ये सब है, जिसमें सल्फेट तो कॉज ही नहीं करता हार्डनेस। ठीक है, सल्फेट के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा, बाकी सब के लिए हम CaCO3 इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कैल्शियम के लिए हमारा एस यूज़ होगा, मैग्नीशियम के लिए एल प्लस एस यूज़ होगा, और बाइकार्बोनेट के लिए मैंने बताया था एल माइनस एस यूज़ होगा। लाइम रिक्वायर्ड देखते हैं, लाइम रिक्वायर्ड के लिए 74/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सोडा रिक्वायरमेंट के लिए 106/100 से। देन यहाँ पर Mg2 प्लस HCO3 इन दोनों के लिए निकालेंगे, ये आ जाएगा। सोडा रिक्वायरमेंट हम किसके लिए निकालेंगे, कैल्शियम के लिए, है ना, और इस इन दोनों में माइनस होगा, एक में प्लस एक में माइनस होगा, उसके लिए निकाल लेंगे प्लस एंड माइनस। देन हमारा ये आ जाएगा माइनस का 26। तो आंसर नेगेटिव है, विच शोज के सोडा जो फॉर्म हुआ बाइकार्बोनेट से वो ज़्यादा था अमाउंट ऑफ सोडा रिक्वायर्ड से। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सोडा कितना ऐड होगा, नील। आगे चलते हैं, ये होमवर्क है, खुद से कर लेना, इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ईजी है। कि आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 3-4 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए ऐड कर रखे हैं, इसकी प्रैक्टिस करना तभी आएंगे, और न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जियोलाइट या परमूट प्रोसेस पे। ठीक है, जियोलाइट्स को हम क्या कहते हैं, परमूटेड भी कहते हैं, जिसका मतलब ग्रीक में क्या होता है, बॉइलिंग स्टोन। ठीक है, बॉइलिंग स्टोन, ये मेथड क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत यूज़ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्विक प्रोसेस है, कंटिन्यूस है, और एफिशिएंट भी है। ठीक है, जियोलाइट का जो नाम होता है वो क्या होता है, नेचुरली हाइड्रेटेड। ठीक है, हाइड्रेटेड होता है, एक तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनी सिलिकेट मिनरल्स, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स एंड वाई, एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 - 10, वाई इज इक्वल्स टू 2 - 10 क्या, सॉरी, 2 से 10 के बीच में होता है एक्स, एंड वाई की वैल्यू 2 से 6 के बीच में होती है। ठीक है, जियोलाइट क्या होता है, दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, इंडस्ट्री क्या कहते हैं, जो
इंडस्ट्रियल वाला होता है, यानी सिंथेटिक जियोलाइट जो होता है उसको क्या करते हैं हम, सैंड लाइक पोरस सब्सटेंस होता है, 3D नेटवर्क से बनता है ना। ये स्ट्रक्चर एक आयन एक्सचेंज रेजिन की तरह काम करता है। इसके अंदर स्मॉल केजेस होते हैं सोडियम प्लस आयन के। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर इनलेट दिया हुआ है हार्ड वाटर के लिए, इनलेट, ये इसका डायग्राम है। यहाँ पर एक हार्ड वाटर का इनलेट होता है, ठीक है, जो टॉप से हार्ड वाटर को एंटर करा जाता है, ठीक है, डायरेक्टली पंप से आता है। इसका पर्पस क्या होता है, वाटर जो होता है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है जियोलाइट बेड बेड के अक्रॉस। ये यहाँ पर जियोलाइट बेड होती है, ठीक है, जिसके ऊपर जियोलाइट होते हैं। यहाँ से जब वाटर पास होता है जियोलाइट बेड से, तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। ये आयन एक्सचेंज रिएक्शंस है, ठीक है, ये रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे। मतलब जियोलाइट में पहले से सोडियम आयंस होते हैं, तो जब हार्ड वाटर वहाँ से पास होता है, यहाँ से जब हार्ड वाटर पास हुआ तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। तो सोडियम आयंस वाटर में चले जाते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं वो जियोलाइट में ट्रैप कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ से आउटपुट वाटर आता है जिसमें सिर्फ सोडियम आयंस बचते हैं, और ये सोडियम सॉल्ट्स, ठीक है, ये हार्डनेस नहीं देते, जिसकी वजह से जो आउटलेट वाटर होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। वाटर जैसे ही जियोलाइट बेड से निकलता है वो सॉफ्ट हो चुका होता है। यहाँ से हमने वाटर कलेक्ट कर लिया, और इस वाटर की फिर इंडस्ट्रीज़ में, बॉयलर्स में, इन सब जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इन्हें सप्लाई कर दिया जाता है अगले ट्रीटमेंट स्टेज के लिए, ठीक है। देन एक हमारा होता है ब्राइन, यहाँ पर ब्राइन है, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन इनलेट भी कहते हैं इसे। ये किस काम आता है, सारे जो सोडियम आयंस रिप्लेस हो गए होते हैं, ठीक है, और जियोलाइट जो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट बन चुके होते हैं, वो उसको रीजनरेट करा जाता है, ठीक है। यहाँ ब्राइन सॉल्यूशन होता है, 10% NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन रहता है यहाँ पे, जो रीजनरेशन करता है इसका, जिसकी वजह से सोडियम जियोलाइट क्या होता है, फिर से सोडियम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होता है। इसकी वजह से दोबारा जो वाटर आता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ब्राइन के साथ निकल जाते हैं वेस्ट इनलेट के साथ, और दोबारा से इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से समरी कर देता हूँ मैं। हार्ड वाटर आया, जियोलाइट बेड से पास हुआ, सॉफ्ट वाटर निकल गया यहाँ से, और जो जियोलाइट बेड यहाँ पर वो कर दिए गए थे, रिएक्शन हो गई थी, उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन से पास करते हैं यहाँ पे। ब्राइन सॉल्यूशन ये रहा, ब्राइन सॉल्यूशन जब इस पर डाला जाता है तो ये जितने भी कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, उन्हें हटा देता है, रीजनरेशन कर देता है, और फ्लश को हम यहाँ से वॉशिंग से निकाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ हमारा सॉफ्ट वाटर आ जाता है बाहर, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस थी, रीजनरेशन के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर वाटर हमने जो सप्लाई किया वो टर्बिड होता है, तो इसको हमें पहले निकाल लेना चाहिए, ठीक है। अगर वाटर के अंदर मैंगनीज और आयरन हैं तो उन्हें भी पहले निकालना होता है, मिनरल एसिड है तो उन्हें भी पहले निकालना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है, ठीक है। ट्रीटेड वाटर के अंदर सोडियम सॉल्ट्स और भी हो सकते हैं लाइम सोडा प्रोसेस से ज़्यादा। मोर ओवर हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है इसकी। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो हार्डनेस जो होती है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है, और काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है, 10 ppm तक। द इक्विपमेंट इज़ कॉम्पैक्ट एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, क्लीन और रैपिड प्रोसेस होती है, और ज़्यादा मेंटेनेंस स्किल की ज़रूरत नहीं होती। ये जियोलाइट और लाइम सोडा प्रोसेस के बीच में डिफरेंस है, इसे भी एक बार रीड कर लेना। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ। आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ये 3 ही प्रोसेस हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। आयन एक्सचेंज उसमें से एक है, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या करते हैं हम, आयन एक्सचेंज प्रोसेस को रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, आयन का एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेजिन यूज़ करा जाता है जिसको हम आयन एक्सचेंज रेजिन कहते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं, ये इसका दिखाया हुआ है, ठीक है, कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज,
ठीक है, दो प्रोसेस हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन। प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि हार्डनेस ही नहीं बल्कि जितने भी आयंस होते हैं, पॉजिटिव हो यानी कैटायंस या फिर नेगेटिव हो एनायंस, दोनों को रिमूव कर देता है ये। तो आउटपुट वाटर में कोई भी आयन नहीं बचता। ये प्योर वाटर फॉर्म होता है इससे। ऑलमोस्ट प्योर बोल देंगे, बिल्कुल प्योर तो नहीं, ऑलमोस्ट प्योर होता है। डीमिनरलाइज्ड वाटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। हार्डनेस आयंस जो होते हैं उसे एक्सचेंज कर दिया जाता है, किसके साथ? एच प्लस आयंस के साथ या ओ एच माइनस आयंस के साथ। ठीक है, रिप्लेस कर दिया जाता है। जब एच प्लस और ओ एच आयंस कंबाइन होते हैं तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है ना। इसमें इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, दो तरह के सिंथेटिक रेजिन्स यूज करते हैं। ठीक है, आर ओ एच एंड आर एच। ठीक है, ये आप ना इसको ना याद रखना, ये रिएक्शंस और ये रिएक्शन, इसको याद रखना। ये अगर आता है एग्जाम में अगर आयन एक्सचेंज वाला तो इसको बिल्कुल लिख के आना है, बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, हार्ड वाटर सबसे पहले एंटर करता है कैटायन कॉलम में। ऊपर चलते हैं, कैटायन 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 कॉलम। ठीक है, कैटायन वाले में आ गए हम। हार्ड वाटर एंटर करता है कैटायन कॉलम में। उससे क्या होता है, कैटायन रेजिन से पास होता है, आर एच फॉर्म में जो रेजिन होता है। यहाँ जितने भी कैटायंस होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, सारे रिप्लेस हो जाते हैं एच प्लस आयंस के साथ। ठीक है, देन वाटर पास करता है एनायन एक्सचेंज रेजिन से। यहाँ पर जब एनायन एक्सचेंज रेजिन में आता है तो एनायन रेजिन प्रेजेंट होता है, आर डैश ओ एच। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्लोराइड माइनस, है ना, क्लोराइड आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, ये सब रिप्लेस हो जाते हैं ओ एच माइनस आयन से। ठीक है, तो जब यहाँ से वाटर पास होके निकलता है तो क्रिस्टल क्लियर डीमिनरलाइज्ड होता है। ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी भी नियरली जीरो होती है। हम देखते हैं डायग्राम में क्या है, दो कॉलम बने हुए हैं, एक जगह कैटायन एक्सचेंज है। ठीक है, यहाँ तुम्हें कैटायन एक्सचेंजर मिलेगा, एक जगह एनायन एक्सचेंजर मिलेगा। ठीक है, दोनों जगह दोनों के कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हार्ड वाटर जो होता है वो कैटायन एक्सचेंजर में ऐड आता है। यहाँ से हार्ड वाटर आया, कैटायन एक्सचेंजर पे आया। ठीक है, यहाँ पर ग्रेवल्स वगैरह एडेड होते हैं वो इम्प्योरिटीज हटाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, कैटायन एक्सचेंजर में जब हार्ड वाटर आता है, कैटायन रेजिन से पास होता है, आर एच फॉर्म होती है यहाँ पे। तो रिएक्शन होती है आर एच, यानी एच प्लस आयंस से रिप्लेस हो जाते हैं जितने भी आयंस होते हैं, चाहे कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो या आयरन हो, वो सारे यहाँ पर एच प्लस आयंस से रिप्लेस हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, वाटर में सारे कैटायंस गए, उसमें सिर्फ एच प्लस आयंस बच गए। यहाँ से जब वाटर पास होता है, यहाँ से जब वाटर यहाँ से ऐसे पास हुआ, ठीक है, एनाइन कॉलम में जब आता है तो एनाइन कॉलम के पास एसिडिक वाटर आता है। ठीक है, यहाँ पर एनाइन रेजिंग आर डैश ओ एच प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जितने भी एनाइंस होते हैं, क्लोरीन हो गया, है ना, सल्फेट वाला हो गया, वो सब किससे रिप्लेस हो जाते हैं, ओ एच माइनस आयन से। तो अब वाटर में क्या क्या बचा, एक एच प्लस और एक ओ एच माइनस बचा। वो कंबाइन होके क्या बन जाता है, प्योर वाटर बन जाता है। तो यहाँ से फिर सॉफ्ट प्योर वाटर जो कि न्यूट्रल होता है, जिसकी कंडक्टिविटी नियरली ज़ीरो होती है। ठीक है, नियरली उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़ीरो, वो यहाँ से पास आउट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ दिन जैसे टाइम बाद क्या होता है, दोनों रेजिन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, है ना। तो उस मतलब जितने भी एच प्लस और ओ एच आयन से रिप्लेस हो चुके हैं, तो क्या होता है, रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन इससे पिछली प्रोसेस में भी हुआ था, यहाँ पर भी रीजनरेशन होता है। ठीक है, रीजनरेशन के बाद प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर रिंस हो जाता है एंड ये जो प्लांट होता है वो दोबारा से अगली साइकिल के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे करके हम सारे वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, हार्ड वाटर को। एक समरी दूं अगर इस प्रोसेस की, तो कैटायन एक्सचेंज किससे होता है, आर एच वाले से कैटायन रिमूव कर देता है। एनाइन एक्सचेंज होता है आर डैश एच से, आर डैश ओ एच से, ये एनाइन रिमूव कर देता है। फाइनली आर एच प्लस आयंस और ओ एच माइनस आयंस जो बचते हैं वो रिएक्शन करके वाटर बन जाते हैं।
ठीक है, उसके बाद रीजनरेशन होती है और दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एक तो प्रोसेस कैन बी यूज बहुत ही हाईली एसिडिक और एल्कलीन वाटर के लिए यूज करा जा सकता है। जियोलाइट प्रोसेस की तरह सॉफ्ट वाटर में सोडियम आयंस नहीं होते हैं, प्योर वाटर होता है, पीएच भी अच्छा होता है। ठीक है, जितने भी कटायन एनायंस होते हैं वो सबको हटा देता है सिवाय H+ और OH- के। आयनाइजेबल इम्प्योरिटीज जो होती है वो सारी हट जाती है। ठीक है, और बहुत ही लो रेजिजुअल हार्डनेस बचती है, अबाउट 2 ppm, बहुत ही कम है, बहुत कम। डिसएडवांटेजेस की बात करें, कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी तो होते हैं। एक तो कॉस्ट बहुत हाई है इसकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है, इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है। उसके बाद जो वाटर में टर्बिडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। टर्बिड वाटर जो होता है वो डिक्रीज कर दे, अगर वाटर टर्बिडिटी वाला होगा, टर्बिड वाटर होगा, तो वो डिक्रीज कर देता है इस प्रोसेस की एफिशिएंसी को। ठीक है, तो इसलिए वाटर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तो नहीं बोलेंगे पर क्लियर होना चाहिए, टर्बिड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई कैसी होती है? ख़त्म ही होने वाला है हमारे टॉपिक, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही रियल लाइफ वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज से वाटर लेता है ना, और उसको किसके लिए काम काम के लिए बनाया जाता है, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, इन सब काम के लिए बनाया जाता है। और कुकिंग के लिए क्या होना चाहिए, फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़ होना चाहिए, और ड्रिंकिंग वाटर तो होना ही चाहिए। नियरली 80% ऑफ द डिजीज़ कैसे होते हैं हमारे इंडिया में, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होते हैं, क्योंकि वाटर प्योर नहीं है। तो वाटर कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, सॉलिड फ्री होना चाहिए। उसके बाद अच्छा टेस्ट होना चाहिए, ओडरलेस होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, चीप होना चाहिए, अबेंडेंट यानी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, हार्मफुल मेटेलिक सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए, फ्लोराइड्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें वाटर ट्रीटमेंट जो होती है वो उसके 4 स्टेप्स हैं: स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। एक तो हम सोर्सेज ऑफ वाटर समझ लेते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वाटर किस किस सोर्सेज से आता है। रिवर से आता है, लेक से आता है, रिजर्वायर से आता है, जो हमने स्टार्टिंग में एक टेबल देखी थी शायद, उसमें लिखे हुए थे, है ना। देन स्टेजेस में हम स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्लोरीनेशन होता है मेनली, और कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीनिंग के ऊपर। ये हमारा स्क्रीनिंग का डायग्राम है। ठीक है, स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग एक बहुत ही सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज रिमूव करी जाती है। लार्ज फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज जो होती है वो रिमूव करी जाती है। जैसे वाटर यहाँ से इन हुआ, ठीक है, यहाँ पर 2 वर्टिकल बार्स रखे हुए हैं परफोर्टेशन वाले। वाटर पहले कोर्स स्क्रीन से पास होता है। ठीक है, लार्ज सॉलिड जो होते हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, फिर छोटे वाले पार्टिकल्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और फिर वाटर आउट हो जाता है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेडिमेंटेशन की तरफ। सेडिमेंटेशन एक ग्रेविटी बेस्ड प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है, ग्रेविटी बेस्ड, ग्रेविटी। ठीक है, मिस्टर इंडियन हैकर की वीडियोस अगर तुमने देखी होगी तो उसने कराई हुई है, दिखाया था उन्हें प्रैक्टिकली करके। एक बहुत ही गंदा पानी लिया था और उसको क्लियर करके दिखाया था। छोड़ो इसको, हम आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है कि वाटर को ना लार्ज टैंक्स में कुछ घंटों तक स्टैंड करने के लिए छोड़ देते हैं। मान लो मैंने एक गिलास ऑफ वाटर लिया, उसमें कुछ सैंड डाली मैंने, तो अगर मैं उस ग्लास ऑफ वाटर को, ठीक है, उसमें सैंड डल गई थी और उसे मैंने मिक्स कर दिया, अब वो वाटर पूरा गंदा हुआ है, तो मैं मान लो उसको 5-6 घंटे तक थोड़ी देर ऐसे ही ग्लास को छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, जितने भी सैंड पार्टिकल्स होंगे वो सारे नीचे इकट्ठा हो जाएंगे आके। ठीक है, नीचे इकट्ठा हो गए तो ऊपर का वाटर क्या हो गया, प्योर हो गया कुछ हद तक। तो मैं ऊपर से वाटर निकाल लूंगा, तो मेरा क्या हो गया, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। जो कोलोइडल मैटर होता है वो नीचे सस्पेंड कर जाता है। ठीक है, तो ऊपर क्या है, क्लीन वाटर बच जाता है सेटल होने के बाद। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं।
ठीक है। दो तरह के होते हैं ये, दो तरह के, एक तो होता है प्लेन सेडिमेंटेशन जिसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता, सिर्फ हैवी सॉलिड्स होते हैं जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है। एक कोगुलेशन होता है। कोगुलेशन में क्या करते हैं हम, फाइन सॉलिड्स के लिए एलम का एडिशन करते हैं। ठीक है। यहाँ दिखा रहा है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। ठीक है। कोगुलेशन में क्या करते हैं हम, एलम, फेरस सल्फेट, इन सबको ऐड करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, ये उसकी रिएक्शन है, पढ़ लेना, आती नहीं है वैसे। ठीक है। फिल्ट्रेशन के पास चलते हैं। फिल्ट्रेशन के स्टेज में वाटर को क्या करते हैं कि एक सैंड और ग्रेवल बेड्स, जो देखा होगा प्रोसेस में ग्रेवल बेड्स लगे हुए थे, वो ग्रेवल बेड्स के थ्रू पास करा जाता है। तो इससे क्या है, कोलोइडल और सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सारी हट जाती है। जैसे सैंड फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है। फाइन सैंड जो होता है, थिक लेयर, और ग्रेवल भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवल से अच्छी तरह से हट जाता है। स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है, वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है। पर एक रैपिड सैंड फिल्टर भी आता है, या हमारा ये ग्रेवल कर लो, इससे फास्ट फिल्ट्रेशन होता है। फिल्टर का काम क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकालना, कोलोइडल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे निकल जाते हैं। ये उसकी प्रोसेस है। देखो, सेडिमेंटेड वाटर है, यहाँ से आया। ठीक है। ये ब्रेक प्रेशर चैम्बर है, यहाँ वाटर है। अब यहाँ तुम्हें देखो, यहाँ ग्रेवल है, यहाँ कोर्स सैंड है, यहाँ फाइन सैंड है। फाइन सैंड में जो छोटी छोटी छोटे छोटे इम्प्योरिटीज होंगे वो हट जाएंगे। देन कोर्स सैंड में उससे बड़े, एंड यहाँ तो बहुत ही बड़े बड़े जो होंगे वो सारे फंस जाएंगे। तो यहाँ से क्या है, हमारा बिल्कुल ही क्लीन वाटर यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है। लास्ट हमारा बचता है डिसइंफेक्शन। ठीक है। डिसइंफेक्शन में क्या होता है, हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, वायरस हो गया, जो भी मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम उसको हटाते हैं। इसका दो प्रोसेस है, जैसे बॉइलिंग करके हम हटा सकते हैं, सिंपलेस्ट मेथड है बॉइलिंग करना। बॉइलिंग करके हम जितने भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको हम मार सकते हैं। उसके बस ये ज़रूरी है कि बॉइलिंग के बाद उसका फिल्ट्रेशन भी करना होता है वाटर का। ठीक है। 20 से 25 मिनट के लिए बॉईल करना होता है। देन एक हमारा है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में भी। ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। इसको जब हम वाटर में ऐड कर देते हैं तो ये भी क्लीनिंग का काम करता है, ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम जो होता है वाटर में, वो अगर आ जाता है तो उससे हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है एक तो। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की वजह से स्टोरेज में दिक्कत आती है ब्लीचिंग पाउडर ऐड करने से, और टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और ऑर्डर भी चेंज हो जाता है वाटर का। आपने देखा होगा कभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो वैन होती है जिसमें पानी आता है, उसका जो टेस्ट होता है, अगर कभी कभी आपने पिया हो तो अलग टाइप का होता है, क्योंकि उसमें क्लोरीनेशन करके रखते हैं। ओ, ब्लीचिंग पाउडर मिक्स होता है, सॉरी। तब हम आते हैं क्लोरीनेशन के ऊपर। क्लोरीनेशन में क्या करते हैं, क्लोरीन जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, अ, उसको ऐड करते हैं हम वाटर के अंदर। ठीक है। जिससे जर्म्स मर जाते हैं। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इकोनॉमिकल होता है, बहुत कम स्पेस लेता है स्टोरेज के लिए, स्टेबल भी होता है, और कोई कैल्शियम भी फॉर्म नहीं करता जिसकी वजह से हार्डनेस आए। पर इसके भी डिसएडवांटेज है, जैसे क्लोरीन अगर एक्सेस में ले लिया जाए तो टेस्ट और ऑर्डर चेंज हो जाता है, और इरिटेशन भी होती है। ठीक है। बाय एडिंग क्लोरामाइंस, क्लोरामाइंस भी ऐड करे जाते हैं, जिसमें क्लोरामाइन जो होता है वो क्लोरीन और अमोनिया के रेशियो से बनता है, 2:1 का रेशियो होता है इनका। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो कोई ऑर्डर ऑर्डर नहीं होता इसका। ठीक है। अच्छा टेस्ट भी रहता है वाटर का। ठीक है। ये इसकी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है म्यूनिसिपल वाटर। एक बार फिर से देख लेते हैं। वाटर आया, ये हार्ड वाटर था जो रिसोर्सेज से लिया गया, लाइक रिवर हो, ठीक है, डैम हो, कुछ भी हो। यहाँ से स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग में कोर्स फिल्ट्रेशन लगे हुए थे जिसकी वजह से मेजर मेजर पार्टिकल्स हट गए। देन हमारा सेटलिंग टैंक्स है, सेटलिंग टैंक्स में हमने सेडिमेंटेशन कर दिया। ठीक है। और एलम वगैरह ऐड कर देते हैं इसमें, जो कोगुलेशन वाला होता है। देन हमने सैंड फिल्टर से पास किया। यहाँ से प्रोसेस आया एरेशन, एरेशन करने के बाद हमने क्लोरीनेशन कर दिया, यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट हो गया। देन हमारा स्टोरेज टैंक, यहाँ पर स्टोरेज पानी की टंकियाँ देखी होगी बड़ी बड़ी। देन यहाँ से वाटर सप्लाई होता है घरों में। ठीक है। सिंपल प्रोसेस है। आगे चलें। देन हमारा आता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन एक, हाँ ठीक है।
ब्रेक पॉइंट कोरिलेशन क्या होता है, क्लोरीन का डोज केयरफुली कंट्रोल से दिया जाता है, ठीक है। क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर एंड सैंपल ऑफ वाटर इज एनालाइज्ड फॉर अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है। तो अगर कम दिया तो जर्म्स बच जाते हैं, और अगर ज़्यादा दे दिया तो बैड ऑर्डर आता है। तो इसको कंट्रोल, यही वाली जो चीज़ें पिछली वाली थी, इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए हम ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम पॉइंट जो होता है जहाँ पर ना ही ऑर्डर वो हो और ना ही जर्म्स बचें, ठीक है, जर्म्स भी मर जाएं और ऑर्डर भी, टेस्ट भी खराब ना हो वाटर का, ठीक है। इसका ग्राफ है क्या, ये देखो, ये इसका ग्राफ है। इनिशियल क्लोरीन रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, फिर बैक्टीरिया से, और एक पॉइंट के बाद रेजिडुअल क्लोरीन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये ब्रेक पॉइंट है हमारा, यहाँ से रेजिडुअल क्लोरीन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम ब्रेक पॉइंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डीक्लोरीनेशन। डीक्लोरीनेशन क्या है टॉपिक है, कभी कभी एक्सेस क्लोरीन को भी रिमूव करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। अगर क्लोरीन जो होता है वाटर में बहुत ज़्यादा ऐड हो गया, जिसकी वजह से बैड टेस्ट आया है, ऑर्डर आ रहा है वाटर में, तो इसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, ताकि और टेस्ट और ऑर्डर जो होता है वो नेचुरल हो सके, न्यूट्रल हो सके, सॉरी, एक ही बात है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल, कार्बन ही बोलते हैं चारकोल का, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर यूज़ करते हैं हम इसके लिए, ठीक है। और केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, तो कुछ सिटीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एक्सेस सॉल्ट्स या फ्लोराइड आयंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है वाटर में, ठीक है, फ्लोराइड आयंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ यूज़ करा जाता है डिसैलिनेशन सॉल्टी वाटर के लिए। मेरे यहाँ भी सॉल्टी वाटर आता है, सॉल्टी वाटर के लिए डिसैलिनेशन यूज़ करा जाता है, और डीफ्लोराइडेशन भी यूज़ करा जाता है फ्लोराइड रिमूवल के लिए। तो सबसे पहले डिसैलिनेशन की बात कर लेते हैं। इस प्रोसेस में, इसमें क्या प्रोसेस यूज़ करी जाती है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ आपने देखा होगा, आरओ लगे होते हैं घर में, और इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये क्या करता है, जो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर या ब्रिकिश वाटर या सी वाटर, इन सब में होता है, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्ट्स होते हैं, उन सॉल्ट्स को सी या ब्रिकिश वाटर में से रिमूव करता है, ठीक है। क्या क्या इसमें टेक्निक्स बताई, रिवर्स ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोडाइलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, आरओ तो सबके घर में ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर का फ्लो होता है, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू, और बीच में क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसी प्रोसेस को अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, उल्टा कर, जैसे ये है, ये हमारा प्रोसेस था इसका, ओस्मोसिस का, ठीक है, लोअर लोअर से कहाँ जा रहा है वाटर, हायर उसमें कॉन्सेंट्रेशन में। पर अगर हम इसे उल्टा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो जब हम एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो हमारा हाई से लो की तरफ जाता है वाटर, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। देन हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस आता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस की हम बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या, चार्ज्ड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये प्रोसेस मेनली यूज होती है सॉल्टी ब्रैकिश वाटर के लिए, ठीक है, उसको पोर्टेबल बनाया जाता है, यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाया जाता है। डिसैलिनेशन प्रोसेस में आता है ये भी। नाम में ही क्लू है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाता है थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो सिंपल है बहुत, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सेलिन वाटर पे, ठीक है, सेलिन वाटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करा सेलिन वाटर से, तो जो सोडियम आयंस होते हैं वो कैथोड की तरफ भागते हैं, और जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली उन्हें मूव होने नहीं देते, क्योंकि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली मूव होने नहीं देते, क्योंकि बीच में आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स हमने लगा रखे हैं। तो कैटाइन में परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ कैटाइन को पास करता है, एनाइन परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ एनाइन को पास करता है। तो इन मेम्ब्रेन्स के अल्टरनेट अरेंजमेंट से वाटर कंपार्टमेंट्स बनते हैं, एक में सॉल्ट कलेक्ट होता है और दूसरे में प्योरीफाइड वाटर कनेक्ट होता है। ये रहा देखो, सेलिन वाटर आया, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग वो बने हुए हैं, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, ठीक है, सब पे इन पे क्या होंगे,
क्या कहते हैं, आयंस चिपक जाएंगे, ठीक है, कैटायंस चिपक जाएंगे कैथोड की तरफ, और एनायंस चिपक जाएंगे एनोड की तरफ, ठीक है। उसके बाद जो वाटर होगा, एक कंपार्टमेंट में प्योर वाटर आ जाएगा, एक कंपार्टमेंट में ब्राइन वाटर आ जाएगा, ठीक है। इसके एडवांटेजेस, कोस्ट इफेक्टिव होता है, इकोनॉमिकल होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है फ्रेश वाटर इन एरिड कोस्टल रीजन, और बहुत ज़्यादा हाई प्योरीफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डीफ्लोराइडेशन पर आते हैं। ठीक है, डीफ्लोराइडेशन, कुछ एरियाज में ग्राउंड वाटर में क्या होता है, फ्लोरीन का, फ्लोराइड का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लेवल में होता है, ठीक है, 1.5 ppm से भी ज़्यादा होता है, तो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। टीथ इनेमल ये बहुत ज़्यादा वो करता है, टीथ के लिए तो बहुत ज़्यादा बेकार होता है, और पीने के लिए भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो हमें एक्सेस फ्लोराइड को हटाना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, इसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो है नालगोंडा टेक्निक। नालगोंडा टेक्निक कहाँ से आया, नालगोंडा जो ये तेलंगाना में एक विलेज है वहाँ से आया। तो इसमें रिमूवल ऑफ फ्लोराइड कैसे करते हैं, केमिकल डाला जाता है एलम या लाइम, ठीक है, फ्लोकेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन करने के बाद। तो इसे किसने डेवलप किया, नीरी साइंटिस्ट ने, नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, फ्लॉक्स जो होते हैं, फ्लोराइड, टर्बिडिटी बैक्टीरिया जो होते हैं, अदर इम्प्योरिटीज, वो उसको थोड़ी देर के लिए हम सेटल डाउन करते हैं, वाटर स्टैंडिंग, जो बाहर वाटर हमने फिल्टर आउट किया सैंड फिल्टर से, उस वाटर को कलेक्ट कर दिया जाता है, डिसइंफेक्टेड बाय ब्लीचिंग पाउडर एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नालगोंडा टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी पहले टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड में यूज़ होती थी, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे फ्लोरीन कंटेंट वाटर बहुत ज़्यादा हाई हो तो ये मेथड फेल हो जाता है। एलम एंड लाइम का जो कंटेंट है, क्वांटिटी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा केयरफुली डाली जाती है, एंड देन स्लज फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होता है, ठीक है। आई होप मैंने सब कुछ समझा दिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एंड करते हैं। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, मिलते हैं बाद में।